रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल सजा ली मैंने। रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल सजा ली मैंने। पाना है सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उन पर आधारित प्रश्न। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, महाकवि भास के राम कथा आश्रित नाटकों की संख्या है। तो यहाँ पर राम कथा काव्य पर आधारित जो नाटक महाकवि भास ने लिखा है उनकी संख्या बतानी है। यहाँ साथियों ए विकल्प सही है, यानी इनके द्वारा ऐसे दो नाटक लिखे गए हैं जो राम काव्य पर आधारित हैं। इसमें है, पहला वाला है प्रतिमा नाटकम और दूसरा हो जाएगा अभिषेक। यह जो प्रतिमा नाटकम है साथियों, इसमें 7 अंक हैं और अहम बात यह है कि इसमें राम वन गमन से लेकर अयोध्या वापस आने तक की कथा का संक्षेप में वर्णन मिलता है। और ये जो अभिषेक नाटक है दोस्तों, इसमें 6 अंक हैं। और इसके बारे में अगर बात करें वर्ण विषय की, तो यहाँ किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की कथा का संक्षेप में वर्णन मिलता है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। महाकवि भास कृत शांत रस प्रधान नाटक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा नाटक है महाकवि भास का जिसमें शांत रस प्रमुख रूप से मिलता है। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से यह सही विकल्प सही है, यानी दूत वाक्यम ऐसा नाटक है जिसका रस शांत रस है। अगला प्रश्न देखते हैं, भास को कविता कामिनी का हास किसने कहा है। तो यहाँ पर विद्वान का उस कवि का नाम बताना है जिसने भास जी को कविता कामिनी का हास कहा है। तो यहाँ जो डी विकल्प पर हैं जयदेव जी, इन्होंने ही भास जी को यह उक्त दी है, यह उपाधि दी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघे माघे गतम वयः, यह दोस्तों सूक्ति है। यह किसकी प्रशंसा में कहा गया उक्ति वचन है। तो यहाँ पर विकल्प जो दिए गए हैं इनमें से जो बी विकल्प आप देख रहे हैं यह सही है, यानी यह उक्ति कालिदास और माघ के लिए प्रसिद्ध है, उनकी प्रशंसा में यह कहा गया है। आइए अगला देखते हैं, तन्वी श्यामा शिखरी दसना, यह पंक्ति है। तो यह कहाँ की है, किस ग्रंथ की है, किस नाटक की है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बी विकल्प पर, यानी मेघदूतम की। तो दोस्तों यह मेघदूतम की पंक्ति है। और अगर बात करें यह किसके लिए प्रयुक्त है, तो यह यक्ष की पत्नी के लिए प्रयुक्त की गई है। और जो यक्ष की पत्नी है वह मेघदूतम की नायिका है और जो उसका नायक है उसका नाम यक्ष है। अगला प्रश्न है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ शब्द से हुआ। तो यहाँ पर आपको बताना है कि किस शब्द से किरातार्जुनीयम ग्रंथ की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ 4 विकल्पों में अगर पहले विकल्प की बात कर लें अस्ति शब्द की, तो दोस्तों अस्ति शब्द से कालिदास जी ने कुमार संभवम को लिखना आरंभ किया था। और जो ये बी विकल्प पर है लक्ष्मी शब्द, लक्ष्मी शब्द से भारवी ने किरातार्जुनीयम ग्रंथ की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि है यह लक्ष्मी शब्द किरातार्जुनीयम से ही संबंधित है। अब इसका जो भी संबंध है आगे हम बताएंगे, पहले विकल्प चुन लिया जाए। अब यहाँ पर सी विकल्प की बात करें वाग शब्द की, तो वाग शब्द से रघुवंश महाकाव्यम ग्रंथ लिखा है, महाकाव्य लिखा है कालिदास जी ने। और फिर बाकी बचा डी विकल्प, यही सही हो जाएगा। यह श्री शब्द आया है, पहला जो श्लोक है मंगलाचरण का इसमें विधान किया गया है, यानी किरातार्जुनीयम में मंगलाचरण है जो कि वस्तु निर्देशात्मक है।
आइए उसका वाचन करते हैं। श्रिया कुरुणाम दीपस्य पालनी प्रजा सुवृत्तिं यमयुंत वेदितुं सवर्णिलिंगी विदिता समाययो युधिष्ठिरं दत्तवने वने चरः। दोस्तों यह जो ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, इसमें 18 सर्ग हैं और जो अभी हमने मंगलाचरण का उच्चारण किया है इसमें छंद जो है वो है वंशस्थ। आइए आगे देखते हैं। माधव सेन किस नाटक का पात्र है? तो यहाँ पर ए विकल्प है विक्रमोर्वशीयम, दूसरा दिया गया है मालविकाग्नि मित्रम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इनमें से ही एक विकल्प चुनना है, चौथा तो चुनना ही नहीं है, यह इससे संबंधित है ही नहीं। तो यहाँ पर भी विकल्प सही है, यानी मालविकाग्नि मित्रम का पात्र है माधव सेन। अगर इसके नायक और नायिका की बात करें तो इसका नायक अग्निमित्र और नायिका मालविका है। अगला आइए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में गर्भ संधि से आगे छठे अंक के अंत तक है, तो इसमें संधि का नाम बताना है। यह वह स्वर व्यंजन विसर्ग वाली संधि नहीं दोस्तों, यह जो नाटकों में संधि पाई जाती है उसकी बात की जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो बी विकल्प है यही सही है, यानी गर्भ संधि से आगे छठवें अंक के अंत तक औमर्ष संधि मिलती है। अगला प्रश्न दिया गया है, नेपथ्य से जिसकी सूचना दी जाती है उसे कहते हैं। नेपथ्य दोस्तों पर्दे के पीछे को कहते हैं, तो वहां से जो सूचना दी जाती है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ पर सी विकल्प सही है, उसे चूलिका कहा जाता है। अगर हम और भी विकल्पों की बात करें तो पहले विकल्प पर है प्रवेशक। दोस्तों जब नाटक में दो अंकों के बीच का एक अंक जिसमें निम्न पात्र द्वारा आने वाले कथा के अंक की सूचना दी जाती है, इसी को प्रवेशक कहते हैं। मतलब जो आने वाले अंक में होने वाला है उसकी सूचना प्रवेशक कही जाती है। और ये बात याद रखिएगा कि किसी अंक के बीच में यह सूचना दी जाती है। ठीक है, बीच शब्द याद रखिएगा प्रवेशक के साथ में, क्योंकि इसके साथ में और जो विकल्प हैं वो भी इसी संबंधित हैं। जैसे कि बी विकल्प पर आप देख रहे हैं अंकमुख। दोस्तों जब नाटक के शुरुआत में कथानक की संक्षिप्त सूचना दी जाती है उसी को अंकमुख कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? अंकमुख, इसमें आ रहा है मुख शब्द। मुख कहाँ होता है? शुरुआत में होता है। किसी से हम बात करते हैं तो सामने कौन होता है? मुख होता है। शुरुआत मुख से करते हैं, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाटक के शुरुआत में जो अब आजकल आप लोग नाटक नौटंकी देखते हैं तो वहां पर एक जोकर होता है, वह शुरुआत में बताता है कि इस नौटंकी में क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो नौटंकी शब्द प्रयुक्त कर लिया है इसको यहाँ पर मत लगाइएगा, बस आपको समझने के लिए हमने ऐसा कहा है। तो यहाँ पर आपको ऐसे याद रखना है कि नाटक के शुरुआत में जो सूचना दी जाती है वह अंकमुख कही जाती है। जो किसी अंक के बीच में आने वाले अंक की सूचना दी जाती है तो वह प्रवेशक कही जाती है। दो बातें हो गई, शुरू वाली और बीच वाली, एक बाकी रह गई है, उसको देखते हैं। जो अगला विकल्प दिया गया है डी वाला, अंकावतार। दोस्तों जब नाटक के किसी अंक के अंत में कथा को बिना तोड़े जो एक अंक समाप्त होने वाला हो और उसे थोड़ा सा पहले आने वाले अंक की जो सूचना दी जाती है पर्दे के पीछे से ही, उसको अंकावतार कहा जाता है। अंकावतार को कैसे याद रखोगे? अंक का अवतार होने वाला है। कौन से अंक का अवतार होने वाला है? अगले अंक का अवतार होने वाला है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीनों चीजों को याद रखिएगा।
गाइस, इसी प्रकार संस्कृत कवियों, लेखकों की रचनाओं और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों के वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन पर दी गई है, वहां से उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। आइए अगला देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का सखा और विदूषक कौन है? दोस्तों, यहाँ पर दो बातें आ गई हैं, एक तो मित्र की बात, दूसरी विदूषक की बात। और ये जो विदूषक आता है दोस्तों, यह अक्सर पूछा जाया करता है। 3-4 ऐसे नाटक है जिनका विदूषक अक्सर पूछा ही जाया करता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हमने इससे पहले संस्कृत के वीडियो अपलोड किए हैं, उनको आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट पर जाकर। वहां से आपके सारे प्रश्न इस प्रकार के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको चुनना है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत का मित्र और विदूषक, तो यहाँ पर डी विकल्प सही हो जाएगा, यानी मांडव्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, गुर्वापि विरह दुखम आशा बंधः सहायति, यह उक्ति है, तो किसकी उक्ति है इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर दोस्तों ए विकल्प सही है, यानी अनुसूया की। यह अनुसूया यहाँ पर कह रही है कि आशा बंधः अर्थात आशा का बंधन, गुर्वपि बड़े से बड़े, विरह दुखम विरह रूपी दुख को सहायत मतलब सहन करा देता है। तो इस प्रकार से पूरा मिला लें कि आशा का जो बंधन होता है वह बड़े से बड़े विरह रूपी दुख को सहन करने की क्षमता देता है। तो इस तरह से वह ढांढस बांधा रही थी शकुंतला को। अगला प्रश्न दिया गया है, स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति है, रघुवंशम के किस सर्ग से उद्धृत है? इसके बारे में बताना है। यहाँ पर जो ए विकल्प है द्वितीय सर्ग, यही सही हो जाएगा। आइए इस सूक्ति का मतलब समझ लें। स्ववीर्य गुप्ता ही मनोह प्रसूति है। मनोह मतलब मनुवंश की, प्रसूति मतलब संताने, तो मनुवंश की संताने स्ववीर्य गुप्ता। स्ववीर्य मतलब अपने पराक्रम से ही, गुप्ता मतलब रक्षित होती हैं, ही माने क्योंकि मनुवंश की जो संतानें होती हैं वे अपने पराक्रम से ही रक्षित होती हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ है कि जो मनुवंश के जितने भी राजे महाराजे जो भी संतानें हुई हैं वे सभी अपने पराक्रम से ही रक्षित होती हैं। अगला दिया गया है, दिन छपा मध्य गतेयो संध्या, श्लोकांश रघुवंशम के किस सर्ग का है? यहाँ पर जो दिया गया है बी विकल्प द्वितीय सर्ग, यही सही हो जाएगा। जब दोस्तों सुदक्षिणा द्वारा अगवानी किए जाने और महाराज दिलीप द्वारा उस नंदिनी को चरा कर लौट आने पर जो दोनों लोगों के बीच में नंदिनी खड़ी है वह इस प्रकार से शोभा देती है जिस प्रकार से दिन और रात के बीच संध्या सुशोभित होती है। इस सूक्ति का यह अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूत वाक्य में किसका संवाद है? तो इसके बारे में आप बताइए, यहाँ पर आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा? यह अहम बात है, बहुत ही मुख्य है। ये जो बी विकल्प है यही सही हो जाएगा। इसमें श्री कृष्ण और दुर्योधन का संवाद है। दोस्तों आज का 15वां और अंतिम प्रश्न हो जाएगा, किरातार्जुनीयम में पाषाण त्रय किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर 3-3 सर्ग दिए गए हैं क्रमशः और उन्हीं में से एक विकल्प सही है जो कि यहाँ पर डी वाला है, यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय सर्गों को, ये किसके सर्ग? किरातार्जुनीयम के ही हैं। तो इन तीनों सर्गों को पाषाण त्रय कहा जाता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लगातार लाते रहते हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।